वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के बारे में बताया था, आज हम दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन दिल्ली रेंट कंट्रोल का। तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 में बना था, जिसका ये मेन पर्पस था कि वो रेंट टेनेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और जो भी लैंडलॉर्ड अगर कोई बेदखली से या फिर कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को एविक्ट करता है तो उसके लिए भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 में ड्राफ्ट हुआ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ, और इसके अंदर राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं टेनेंट्स के लिए और लैंडलॉर्ड्स के लिए। दिल्ली रेंट एक्ट जो है, इसका ये एम है कि सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किया जाए और ये भी चेक किया जाए कि उसमें कोई रेंट में इंक्रीमेंट ज़्यादा ना हो, एक स्टैंडर्ड रेंट प्रोवाइड किया जाए। देन सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है टेनेंट्स को कि वो अनटाइमली एविक्शन का मतलब होता है बेदखली, मतलब उन्हें अनटाइमली अपनी जगह से निकाला ना जाए, इसी वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल जो है ये पास किया गया था हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और इसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 31 दिसंबर 1958 में और ये एनफोर्स किया गया था 9 फरवरी 1959 में, जिसे ये माना गया कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 है। देन ये जो रेंट एक्ट है ये अप्लाई किया गया है सभी रेसिडेंट पे जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। और दिल्ली कंट्रोल एक्ट जो है के दो मेन पर्पस हैं। पहला तो ये है कि टेनेंट्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये देखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा पे ना करना पड़े। दूसरा ये आता है कि ये टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एविक्शन। आर्बिट्रेरी एविक्शन का मतलब होता है मनमाने ढंग से बेदखली से बचना, मतलब कि कोई भी अपने मनमाने ढंग से कोई भी रेंट रख लेता है या वो आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाव करने के लिए उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है इस रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा। देन रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर किसी प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 3500 से कम है तो वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के प्रोविज़न उसके अंदर अप्लाई होंगे। और अगर किसी की प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 3500 से ज़्यादा है तो उसके अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 के प्रोविज़न आते हैं। और अगर किसी का रेंट 3500 एग्जैक्ट यही अमाउंट है तो वो दिल्ली कंट्रोल एक्ट प्रोविज़न उसमें लागू होंगे। इस एक्ट के प्रोविज़न जो हैं, इसके अंदर जो जुरिडिक्शन है उसके इस एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है उसके अंदर जुरिडिक्शन जो है, मतलब जैसे कि होटल है, लॉजेस हैं, वो सारे जितने भी इस जुरिडिक्शन में आएंगे तो वो भी उसके अंदर उनको भी प्रोविज़न रेंट एक्ट दिल्ली रेंट एक्ट के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो कंट्रोलर है उसके पास ये राइट है कि वो फिक्स करे, एक फेयर रेट चार्ज कर जाए किसी लॉज या फिर किसी होर्डिंग से। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में फर्स्ट अमेंडमेंट 1988 में दिल्ली कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट्स के साथ शुरू हुआ था। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो 1955 का है, प्रोविज़न एनफोर्स हुआ था वो 1996 में हुआ था। इसके अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर कुछ प्रेमाइसेस ऐसी आती हैं जो कि 1958 से अलग है, मतलब कि इसके अंदर वो प्रेमाइसेस हैं जिनकी मंथली जो रेंट है वो 3500 से ज़्यादा हैं। वो रेंट जो है, मतलब वो जो रेंट है वो प्रीवियसली रेंट में जैसे था उसका प्रोविज़न के साथ नहीं काम करता है। सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो अप्लाई नहीं होंगे इस एक्ट के अंतर्गत। तो जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो रेसिडेंशियल है चाहे वो रेसिडेंशियल नहीं है, उसका जो मंथली अगर रेंट है वो एक्सीड कर रहा है 3500 रुपीज़ से, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये हमें बताया गया है सेक्शन 3 के क्लॉज C में। दिल्ली रेंट एक्ट 1955 के साथ ये प्रोविज़न आया था। दिल्ली रेंट कंट्रोल में लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ एविक्शन लॉज को भी रेगुलेट किया गया था और टेनेंट्स के प्रॉपर्टी राइट को एक्वायर करने के लिए या फिर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थे उनके अधिकारों को जो भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब टेनेंट्स के जो भी राइट है उस पर इफेक्ट ना हो, उसके लिए भी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो 1958 है उसके अकॉर्डिंग वर्क किया गया। अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में लैंडलॉर्ड जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता टेनेंट्स के खिलाफ जब तक कि उसके पास कोई
लीगल रीज़न ना हो। तो ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन है, जो सेक्शन 14 में दिया गया है, तो उसके अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो ग्राउंड्स ऑफ इलीगल पोजेशन है, अगर कोई भी लैंडलॉर्ड है, अगर वो इलीगल पोजेशन करता है, जब पे एक्शन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जिसमें कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला आता है सेक्शन 2A, जिसमें बेसिक रेंट के बारे में बताया गया है। इन रिलेशन टू प्रमाइसेस अगर लेट आउट जो कर रखी है प्रॉपर्टी, वो सेकेंड जून 1944 से पहले की है। इसका मतलब ये जो बेसिक रेंट है उस प्रोमाइसेस का, वो डिटरमाइन किया गया है सेकंड शेड्यूल के अंदर। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 2E, इसमें लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब होता है वो पर्सन जिसने टाइम बीइंग के लिए उसने रिसीविंग कर रहा है, वो रेंट ले रहा है या रिसीव कर रहा है, रेंट किसी भी प्रोमाइसेस का ले रहा है और उसके अकाउंट में उसके बिहाफ पे जो भी उसका बेनिफिट ले रहा है, वो चाहे वो पर्सन ट्रस्टी के रूप में ले रहा हो, चाहे गार्जियन, चाहे रिसीवर के रूप में ले रहा हो, और उसको वो रेंट को रिसीव करने का एक एंटाइटल है उस पर, और उस प्रेमाइसिस को उसने टेनेंट को दे रखा है, तो वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। देन आता है सेक्शन 2L, इसमें टेनेंट की डेफिनेशन दे रखी है। और टेनेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो रेंट को पे करेगा उस जिस प्रोमाइसिस को वो प्रेमाइसिस को यूज़ कर रहा है। इसके अंदर कोई भी पर्सन आ सकता है जो उस प्रेमाइसिस पे रह रहा है और उसने उस टेन्योर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया है। देन टेनेंट्स में सब टेनेंट्स भी आते हैं, और अगर किसी टेनेंट की डेथ हो जाती है, जो उस पर सक्सेसर होगा, मतलब जिसने जो उस जगह पे पोजेशन कर रखा है, उसके बाद जो सक्सेसर होगा वो भी आपका टेनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता गवर्नमेंट प्रेमाइसेस और प्रॉपर्टीज़ पर। आता है कि रेंट में क्या क्या प्रोविज़न होता है। अगर रेंट जो है, अगर वो पेड किया जाता है टाइम पर, तो लैंडलॉर्ड है उसको परमिशन नहीं है कि वो एविक्शन कर सके टेनेंट को, मतलब टेनेंट को निकाल सके। जो रेंट का इंक्रीमेंट होगा वो फिक्स किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड रेट। जो भी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेट होगा उसके हिसाब से ही वो इंक्रीमेंट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, लैंडलॉर्ड जो है वो हाइक कर सकता है स्टैंडर्ड रेंट में अगर वो प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर रहा है। इन सच केस, इस केस में जो इंक्रीमेंट है वो 7.5% से ज़्यादा, जो कंस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। मतलब अगर उसका बजट कंस्ट्रक्शन के जिस अमाउंट पे है उसका 7.5% से ज़्यादा वो उससे इंक्रीमेंट नहीं कर सकता है। और इसके अंदर टेनेंट के पास ये भी प्रोविज़न है कि वो सबलेट कर सकता है फ्लैट्स का। मतलब देन नेक्स्ट आता है एविक्शन। एविक्शन एक सिविल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लैंडलॉर्ड है वो लीगली रिमूव कर सकता है टेनेंट को उसकी रेंटल प्रॉपर्टी से। एविक्शन जब होता है जब टेनेंट जो है वो पे करना बंद कर देता है रेंट को, और जो रेंटल एग्रीमेंट है इसी वजह से ब्रीच हो जाता है, या फिर कोई और सिचुएशन जो कि परमिटेड बाय लॉ है। देन एविक्शन वर्क कैसे करता है, हाउ एविक्शन वर्क। तो रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर किसी की रेंट या तो रेंटल प्रॉपर्टी या फिर कोई पार्टी इन्वॉल्व है लीज एग्रीमेंट में, तो लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट्स जो भी लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, चाहे स्टेट के द्वारा चाहे म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई किए जाते हैं। लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को एविक्ट जब तक नहीं कर सकता, किराएदार को जब तक निकाल नहीं सकता जब तक कि उसके पास कोई सही रीज़न ना हो। उसमें रीजंस कौन कौन से होने चाहिए? ये होना चाहिए नॉन पेमेंट ऑफ रेंट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, वायलेशन ऑफ द टर्म ऑफ लीज हो सकता है, या फिर अगर लैंडलॉर्ड अपना पोजेशन अपनी प्रॉपर्टी पे वापस लेना चाहता है तो वो एविक्ट कर सकता है टेनेंट को। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स ऑफ द एविक्शन। ये सेक्शन 14 में दे रखा है कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में 1958 में वेरियस प्रोविजंस, मतलब वेरियस ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कि लैंडलॉर्ड के पास हैं एविक्शन करने के लिए, बेदखली करने के लिए किराएदार को। तो जो लैंडलॉर्ड है वो जब तक नहीं कर सकता टेनेंट को बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी प्रेमाइसेस से, जब तक कि उसके पास वैलिड रीज़न नहीं है। तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस में दे रखी हैं, वो कंडीशंस दे रखी हैं जिसमें कि जो कंट्रोलर है वो जिसमें कि जो लैंडलॉर्ड है वो एप्लीकेशन दे सकता है कंट्रोलर के पास, जिससे कि वो अपना पोजेशन को रिकवर कर सके, जो पोजेशन उसकी प्रॉपर्टी पे उसको रिकवर कर सके। तो पहला आता है, सेक्शन 14 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन आती है, अगर टेनेंट पे नहीं कर रहा है या फिर जो उस पर रेंट है वो बकाया है, मतलब उस पर रेंट है, एरियर है, उस पर रेंट बचा हुआ है, तो वो लीगली रिकवर कर सकता है उस डेट से जब से उसने रेंट पे नहीं किया। उसके विद इन द 2 मंथ उसको नोटिस भेजा जाएगा कि वो अपना जो बचा हुआ रेंट है उसको वो लैंडलॉर्ड को दे दे।
अकॉर्डिंग, और इसके अंदर जो सेक्शन इंक्लूड होगा वो सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन आती है सेक्शन 14, जिससे क्लॉज 1 है। इसमें कहा गया है जो टेनेंट ने अगर सबलेट कर रखा है या साइन कर रखा है या उसने पार्टली जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी के प्रेमाइसिस का वो किसी और को दे रखा है बट कंसेंट नहीं है लैंडलॉर्ड की, तो उस कंडीशन में वो लैंडलॉर्ड एविक्शन करवा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14 क्लॉज सी में। इसमें ये कह रखा है जो टेनेंट है वो यूज़ कर रहा है प्रेमाइसिस को किसी पर्पस के लिए, बट वो जो प्रेमाइसिस है वो उसे लेट ऑन कर रहा है विदाउट द ऑब्टेनिंग कंसेंट इन राइटिंग, मतलब लैंडलॉर्ड की बिना कंसेंट के उसने लेट आउट कर रखी है। ये आता है कि अगर उसने विदाउट कंसेंट रिटन कंसेंट लैंडलॉर्ड की नहीं ली है तो उस ग्राउंड पे वो उसका एविक्शन ले सकता है। सेक्शन 14D के अकॉर्डिंग अगर किसी लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रेमाइसेस रहने के लिए दी गई है बट वहाँ पर ना तो कोई टेनेंट रह रहा है ना ही उसका कोई परिवार का सदस्य रह रहा है, तो उस कंडीशन में वो 6 महीने का टाइम देगा, और अगर 6 महीने तक अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता है तो उस कंडीशन में वो एविक्शन कर सकता है टेनेंट का। सेक्शन 14(1)(e) में ये कहा गया है अगर कोई प्रेमाइसिस है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, लैंडलॉर्ड ने उसे दे दिया है, अगर उस प्रेमाइसिस को ऑक्यूपेशन पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है, चाहे उसने वो खुद किया हो चाहे उस पर जो भी फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट है उसने यूज़ किया है, चाहे ओनर जो है उस प्रेमाइसिस किसी भी तरीके से बेनिफिट ले रहा है, अगर उस पर कोई ऑक्यूपेशन चल रहा है तो टेनेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन उस प्रेमाइसिस पे चला सके। तो ये भी एक रीज़नेबल सुटेबल रीज़न है जिसकी वजह से वो एविक्शन ले सकता है। मतलब अगर उसने अपना जो प्रेमाइसिस है वो रेंटल के लिए दिया है फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, अगर वहाँ पे ऑक्यूपेशन पर्पस शुरू हो रहा है और लैंडलॉर्ड जो है उसके फेवर में नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कंसेंट ले लैंड ओनर की, तभी वो वहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन कर सकता है, और नहीं तो वो वहाँ से लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो टेनेंट का एविक्शन वहाँ से कर सकता है। देन सेक्शन 14(1)(f) में कहा है अगर प्रेमाइसिस जो है वो अनसेफ है या फिर वो उसे रिपेयर की ज़रूरत है तो उसमें क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट को निकाल सकता है और वो अपने टेनेंट को एविक्शन कर सकता है उसको खाली करने के लिए, जिससे कि वो रिपेयर कर सके उस प्रेमाइसिस का। देन आता है सेक्शन 1G। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई प्रेमाइसिस जो लैंडलॉर्ड ने रेंट पे दे रखा है और अगर उसे किसी भी पर्पस के लिए उसने बिल्डिंग बनानी है वहाँ पे या रीबिल्डिंग करना है उसको, या किसी भी तरीके से सब्सटेंशियल एडिशनल करना है या ऑल्ट्रेशन करना है, तो उस कंडीशन में उस बिल्डिंग से जिसमें उसको ऑल्ट्रेशन वगैरह करना है तो वो वहाँ से जो भी वहाँ रह रहा होगा टेनेंट उसको निकाल सकता है, क्योंकि बिना उसके निकले हुए वो रिपेयर नहीं हो सकती बिल्डिंग। तो उस कंडीशन में वो टेनेंट का एविक्शन कर सकता है। देन आता है सेक्शन 14 का क्लॉज 1(i). इसमें कहा गया जो प्रेमाइसिस है अगर कोई टेनेंट को दे रखी है फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस पर, तो उसे वहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट करना है या फिर कोई सर्विस है वो करना है लैंडलॉर्ड को, तो वो टेनेंट को सीज करके वो वहाँ से एविक्शन करा सकता है। ठीक है। देन आता है सेक्शन 14 का क्लॉज 1(j) में। इसमें कहा गया अगर टेनेंट जो है उसको किसी भी तरीके से कॉज हो जाता है, उसको कोई सब्सटेंशियल डैमेज हो जाता है उस प्रेमाइसिस की वजह से, तो वो एविक्शन कर सकता है वहाँ से। सेक्शन 14(1)(k) में कहा गया है कि अगर टेनेंट ने पिछले नोटिस के बावजूद सरकार मतलब गवर्नमेंट या फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर दिल्ली नगर जो मतलब म्यूनिसिपलिटीज़ है उसके द्वारा जो मकान मालिक है उस पर लगाई गई किसी भी शर्त के विपरीत प्रेमाइसिस का वो यूज़ कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है उस प्रेमाइसिस पे जिस पर उस लैंड पे जो है उन्होंने लीज़ दे रखा है ना, जिस पे वो रह रहा है, जिस प्रेमाइसिस उस पे अगर लीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ उसके नोटिस देने के बाद भी वो ऐसा कुछ करता है तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि उसका वो एविक्शन करवा सकता है। देन आता है सेक्शन 14(L) क्लॉज। इसे यूज़ कर सकता है अगर गवर्नमेंट या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी स्कीम ला रही है, कोई डेवलपमेंट स्कीम ला रही है उस बिल्डिंग वर्क को उसमें कुछ बिल्डिंग वर्क होना है, और वो जब भी हो सकता है जब उस प्रेमाइसिस को जब वो प्रेमाइसिस खाली हो तो उसी कंडीशन में वो टेनेंट का एविक्शन कर सकता है लैंडलॉर्ड।
देन आता है केस लॉ। तो फर्स्ट केस है राम नारायण वर्सेस लक्ष्मीदास कुंद्रा, जो कि 1971 का केस है। इस केस में क्या था, जो लैंडलॉर्ड था वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और जो एडिशनल एकोमोडेशन उसने बनाया हुआ था जो कि टेनेंट के पास था, और जो ग्राउंड फ्लोर था वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। जो लैंडलॉर्ड था वो बाउंड नहीं था कि वो अपने जो ग्राउंड फ्लोर जिस पे कॉमर्शियल पर्पज़ है, जो उसने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अकोमोडेशन बनाया उसे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ में करे। तो वो ये चाहता था कि वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ही एडजॉइनिंग कर दे। तो लैंडलॉर्ड जो है वो अपना पोजेशन वापस चाहता था, क्योंकि उसी फर्स्ट फ्लोर पे उसका टेनेंट भी रहता था, तो उससे वो वापस चाहता था, क्योंकि वो अनकंफर्टेबली जो जैसे कि पहले रहा था वो ज़रूरी नहीं है वो बाद में भी रहे। तो कंफर्टेबली बनाने के लिए उसने अपनी जगह वापस ली, जो भी फर्स्ट फ्लोर पे जो उसने किराए पे दे रखा उससे वापस ली। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो कंफर्टेबली रहेगा, तो इसी वजह से उसने पेटिशन डाली एविक्शन के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से केस आते हैं कि एविक्शन के लिए, कि अगर कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए एविक्शन कर रहा है तो वो कर सकता है। देन आता है नेक्स्ट केस, प्रिया बाला घोष वर्सेस BL सिंघानिया। इस केस में क्या था, केस के अकॉर्डिंग यह माना गया है कि जो किराया है वो मनी ऑर्डर द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और यह मनी ऑर्डर समय के अंदर ही भेजा जाता है, लेकिन यह मकान मालिक के पास देर से पहुंचता है तो ये इसे वैलिड टेंडर ही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो डिस्प्यूट है कॉमन इशू है इंडिया में, और ये जो है इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ इश्यूज आते हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस को लेकर, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी को लेकर। तो इंडिया में जो प्राइमरी लॉ है वो यही, तो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी लॉ है लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स डिस्प्यूट्स को लेकर, तो वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रेंटल कंट्रोल एक्ट, जो कि हर स्टेट में बनाया गया है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स का, और साथ में ये राइट्स और ऑब्लिगेशन जो भी ईच पार्टी का, मतलब चाहे वो टेनेंट हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, उनकी पार्टीज़ का राइट्स और ऑब्लिगेशन भी देखता है। इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है टेनेंट्स राइट्स को लेकर, और प्रोसीजर भी बताया गया है एविक्शन और रिकवरी ऑफ रेंट को लेकर। रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी हर स्टेट में है वो बताता है प्रोसीजर कि वो जो रेंट फिक्स किया गया है वो किस तरीके से करना चाहिए प्रॉपर्टी को लेकर, और रिकवरी कैसे होगी रेंट की अगर कोई डिफ़ॉल्ट टेनेंट होता है तो। और इसके अंदर एविक्शन भी बता रखा है कि अगर टेनेंट का एविक्शन कर सकते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन में की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट का 1958 का यही ऑब्जेक्ट है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेनेंट्स को, जिससे कि जो लैंडलॉर्ड है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, और जो टेनेंट्स है वो अगर एविक्शन किया जा रहा है लैंडलॉर्ड के द्वारा तो वो किसी राइट वे में किया जाना चाहिए, एक कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, और उसके अंदर ग्राउंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो प्रोविज़न है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, ये एप्लीकेबल किया गया है कि अगर जब करा गया है जब उसका मंथली रेंट जो प्रॉपर्टी का है वो 3500 है या फिर उससे कम है, उसके अंतर्गत आता है, या फिर 3500 ही है तब भी वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर किसी का अमाउंट उससे ज़्यादा होता है तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर जो डिस्प्यूट होते हैं लैंडलॉर्ड या टेनेंट्स के बीच में, तो उसके अंदर जो है लीगली जो डिस्प्यूट है या तो रेंट कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो भी डिस्प्यूट होगा तो रेंट कंट्रोलर के अंडर वर्क करेगा, रेंट कंट्रोलर के अंडर आएगा वो डिस्प्यूट सॉल्व करने की जिम्मेदारी, और जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है सिचुएट है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ का जो कंट्रोलर होगा वो उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा, या फिर जो भी अपील है वो उसका जो डिसीज़न होगा कंट्रोलर का, रेंट कंट्रोलर का डिसीज़न है वो नहीं है सही, जो है उसको वो पार्टी नहीं मानती है तो वो अपील कर सकती है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में अंडर द सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, और उसके बाद वो पेटिशन डाल सकती है ना, हाई कोर्ट में, जो कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद कॉमन इश्यूज़ बता रखे हैं रेंटल डिस्प्यूट के, कि अगर अगर रेंट का नॉन पेमेंट होना, रिपेयर, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लीज वायलेशन, रेंट इंक्रीज, डिस्क्रिमिनेशन, एविक्शन, ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं रेंट डिस्प्यूट्स को लेकर, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट हैं उनकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, और जिससे कि उन्हें डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकें और या कोई इशू ना हो उनके बीच में। उसमें रहता है, अगर हम प्राइमरी डिस्प्यूट की बात करें तो इसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है,
जैसे कि पहला तो है सिविल कोर्ट। अगर कोई स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, या फिर रेंट ट्रिब्यूनल हैं, हर स्टेट में ट्रिब्यूनल हैं, तो वहाँ पर जो भी ट्रिब्यूनल है वहाँ पे वो डिस्प्यूट को वो सॉल्व करा सकता है। सेकंड मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि अगर प्राइमरी की बात करें तो सिविल कोर्ट जाएगा या फिर रेंट ट्रिब्यूनल। सेकेंडली मैकेनिज्म की बात करें तो जो ट्रिब्यूनल है तो वो क्या करती है कि वो सुनेगी, रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट को जो लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट्स के बीच में है। और ये भी है, जो भी ट्रिब्यूनल फैसला करेगी तो वो बाइंड होगा डिसीजन, जैसे जो भी इश्यूज़ हैं रेंट को लेकर, एविक्शन लेकर, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो दोनों पार्टीज़ पे बाउंड होगा। अगर मैं रिजॉल्विंग रेंटल डिस्प्यूट्स की बात करूँ थ्रू ADR, मतलब हमने जो पढ़ते थे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो वो भी इसके अंदर वर्क करता है, बट इन अ क्वाइट वे। मतलब अगर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जो भी इसके थ्रू अगर रेंट डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाते हैं, मीडिएशन का मतलब तो यही होता है कि अगर कोई 3 पार्टी हैं उसमें एक बंदा मीडिएटर होता है और वो एक होता है वो हेल्प करता है कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करे। आर्बिट्रेशन वही प्रोसेस है जिसमें कि न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी है वो आर्बिट्रेटर होता है, वो डिसीज़न लेता है और जो डिसीज़न होता है वो बाउंड किया जाता है। तो ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जो है कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होते हैं जो कि बेनिफिट होते हैं पार्टीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए एडिशनली अगर बताया जाए तो मीडिएशन प्रोसेस जो है वो भी कॉन्फिडेंशियली होता है, जिससे कि पार्टीज़ जो है पार्टीज़ की बेनिफिशियल होता है, जिससे कि वो अपना डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व कर सकें। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नेगोशिएशन इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में तो फर्स्ट स्टेप ये भी होता है कि वो थ्रू नेगोशिएशन भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी वजह अगर पार्टीज़ जो है वो उस रिजोल्यूशन से नहीं मानती है तो वो कोर्ट का भी रिजोल्यूशन ले सकती है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट डिस्प्यूट्स जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं इंडिया में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के एक्ट के अकॉर्डिंग और रेंटल कंट्रोल एक्ट जो भी हर स्टेट में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो हैं वो अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन को जानें और उसके हिसाब से लीगल प्रोफेशंस जो भी डिस्प्यूट हैं उनको वो जो भी असिस्टेंस, जो भी लीगल प्रोफेशनल जो भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं उनके पास जाएं और वो अपना डिस्प्यूट को सॉल्व करें। लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिस्प्यूट्स जो हैं वो म्यूचुअली रिजॉल्व नहीं होते हैं तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और जो भी लोकल स्टेट लॉज हैं वो उन पर अप्लाई होते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट उस पर अप्लाई होता है। कंट्रोल एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही मैकेनिज्म बता रखा है जो कि है कोर्ट को लेकर थ्रू द कोर्ट। अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें तो ये तीनों अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इन अ क्वाइट मैनर ही वर्क करते हैं। बट मोस्टली तो ये होता है कि सिविल केस होता है और सिविल कोर्ट में जाता है। देन आज का ये हमारा पूरा लेक्चर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पे था। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिले। सो कल आपका एग्ज़ाम है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ watch, like and subscribe my channel.